अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, अब तक ये कहा जा रहा था कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के पीछे रूस मददगार है। अगरचे रूस ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद किया था और ख़ुद अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको बेबुनियाद करार दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और अब मज़ीद खुलकर सामने आने वाली इनकी पॉलिसी ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का दरहकीकत कौन मददगार और माविन हो सकता है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल ट्रंप के बयानात ने पहले ही इनकी शख्सियत को मुस्लिम दुनिया में मशकूक बनाया हुआ है। लेकिन सदारत का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप ने बाज़ाब्ता इसराइल नवाज इक़दामात शुरू कर दिए हैं, बल्कि इनकी ऐलान करदा जो सामने इनकी पॉलिसियां आ रही हैं, इससे मुताल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका दुनिया में अपने उस रोल से महरूम हो सकता है जिसको लेकर अब तक चलता रहा है। क्या नौमुंतखब अमेरिकी सदर दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया के लिए कई एक नई तब्दीलियां, उलझने और मुखालिफतें सामने ला रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजाद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, सजाद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत साहब हैदराबाद से फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। इसराइल ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के 2 दिन बाद ही इसराइल ने यह ज़ालिमाना इक़दाम किया है, जबकि अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म को अमेरिका आने की दावत भी दे दी है। यरूशलेम के नायब मेयर ने नई यहूदी बस्ती की मंजूरी के हवाले से कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब हम तामीर कर सकते हैं। इजराइल की जानिब से मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में यहूदी बस्ती की तामीर की मंजूरी के बाद यहाँ 566 मकानात तामीर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस यहूदी बस्ती की मंजूरी इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई थी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में गैर क़ानूनी बस्तियों के क़याम के खिलाफ करारदाद को मंजूर किया गया था। שיחת טלפון בין הנשיא טראמפ לביני, נושאים רבים לפנינו, הנושא הישראלי-פלסטיני, המצב בסוריה, האיום האיראני. By targeting specifically Jerusalem, they are making use of the statements during the Trump election. दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान पहली बार फ़ोन के ज़रिए बातचीत हुई। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद कहा कि अमेरिकी सदर ने इन्हें आइंदा माह मुलाकात के लिए अमेरिका आने की दावत दी है। जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि दोनों सरबराहान के दरमियान इंतहाई गर्म जोशी से बातचीत हुई, जिसमें ईरान के जौहरी माहदे समेत फ़लस्तीनी अमन के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इजरायली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात के बाद अमरीकी सदर ने सिर्फ इतना कहा कि बातचीत अच्छी रही, ताहम उन्होंने मज़ीद कोई मालूमात फराहम नहीं की। उधर वाइट हाउस का कहना है कि इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने को तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है। इसके अलावा सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले इसराइली वज़ीर यरूशलेम के करीब मकबूजा ग़र्ब उर्दन में वाक़ बड़ी यहूदी बस्ती को यकतरफ़ा तौर पर अपने कब्ज़े में लेने की हिमायत कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो 2 रियासती हल के इम्कानात को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँच सकता है। इतलात के मुताबिक एक वज़ीर यरूशलेम में दीगर यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा बनाने के हक़ में हैं। यरूशलेम में नई बस्ती की तामीर के ऐलान से फ़लस्तीनी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। यरूशलेम में नई बस्तियों की तामीर के खिलाफ हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका की बदलती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि यरूशलेम में अमेरिकी सिफारत खाने की मुंतकिली इस बात का सबूत होगी कि अमेरिका अब बातिल क़ुव्वतों की हिमायत करने लगा है। इनका कहना था कि यरूशलेम इसराइल का शहर था और ना ही इसराइली शहर है।
इनका कहना था कि सारी दुनिया जानती है कि इजराइल ने जबरन यरूशलेम पर कब्जा किया हुआ है और इसकी नाजायज बस्तियां भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की सरी खिलाफ वर्जी करती हैं। अफगान तालिबान ने अपने एक बयान में नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि इन्हें बाराक ओबामा और जॉर्ज बुश के नक्श कदम की पैरवी के बजाय अफगानिस्तान में अमेरिकी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। तालिबान ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम जारी करदा बयान में ये बात कही है। बयान के मुताबिक अमेरिका और नेटो इत्तेहादी अफगानिस्तान में नाकाम हो चुके हैं और अगर जारहियत जारी रही तो वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं होगा जब ट्रंप की क़यादत में अमेरिकी फ़ौजियों को ज़्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में सबसे बड़े अमेरिकी फौजी अड्डे बुग्राम एयरफील्ड पर तैनात अमेरिकी फौजियों से बजरिए वीडियो पैगाम बात की थी और इन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था। ताहम अफगानिस्तान के लिए नई अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसी अब तक गैर वाज़ेह है। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहरुल काहिल के तिजारती मुआहदे की रुकनियत छोड़ने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने दस्तखत करने के बाद कहा कि जो अभी हमने किया है वो अमेरिकी वर्करों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहरुल काहिल के आर पार होने वाली मुश्तरका तिजारत ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील का मुआहदा है। सदर ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले ऐलान किया था कि व्हाइट हाउस में इनकी आमद के पहले दिन ही अमेरिका आलमी तिजारती मुआहदे से बाहर निकल जाएगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने मुल्क में मुलाजिमतों के मौके बरकरार रखने वाली कंपनियों को टैक्सेस और क़वानीन में बड़ी रियायत देने का वादा भी किया। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा और मैक्सिको समेत 12 ममालिक इस आलमी तिजारती मुआहदे में शामिल हैं और ये ममालिक दुनिया की 40% तिजारत को कंट्रोल भी करते हैं। अमेरिका फर्स्ट के डोनाल्ड ट्रंप के नारे के बाद ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खदशात उभर कर सामने आए हैं। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप ने बरतानिया और यूरोप के हवाले से जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है और इजराइल के हवाले से अपनी पॉलिसियों को जिस तरह की जारहाना पॉलिसी बना दिया है, इसके बाद अमेरिका के दुनिया में यका व तनहा होने के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि यकीनन ट्रंप की ये पॉलिसियाँ वर्ल्ड लीडर की अमेरिका की हैसियत को कमज़ोर करेंगी। माहिरीन का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका दुनिया पर अपनी क़यादत को खो देता है तो फिर हालात अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में यकीनन दुनिया पर क़यादत करने के लिए रूस और चीन पूरी तरह से तैयार हैं। We're here on working day one. We're excited that Prime Minister May is coming on Friday. We look forward to it. I'm sure that there'll be a discussion of trade. We'll come up to the degree to which I don't know yet. Immigration is obviously going to be high on that list. Tax reform, regulatory reform, it's 3 and 4. It's not an overhaul, though. Not with. Well, I think he's going to work with Congress to get the appropriations process going. But it's not just building the wall. That's through the appropriations process. It's how do we enact policies to make sure that what we have now doesn't happen again. I think areas in the South China Sea that are part of international waters and international activities, I think the U.S. is going to make sure that we protect our interests there. So it's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend international territories from being taken over by one country. Well, look, I think he's going to increase market access wherever he can. He's in the process of reviewing all of our current trade agreements and looking at potential bilateral options going forward. Whether it's in the EU or in the Asia Pacific arena or in the Middle East, he's going to figure out where we can expand U.S. market access, and that's, I think, what today. नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की नई बदलती पॉलिसियों की, और हम बात करेंगे मसले फ़लस्तीन की, हम बात करेंगे इज़राइल को अमेरिका की जानिब से नवाजिशात की, और साथ ही हम जायज़ा लेंगे कि ट्रंप की जो नई पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, जो इनके ऐलानात, जो इनके इक़दामात सामने आ रहे हैं, ये दुनिया पर क्या असरात छोड़ने जा रहे हैं। बहुत से सवालात हैं, अमेरिका में नई क़यादत सामने है, बहुत से इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं, और बिलखुसूस मसला फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये एक बड़ा अहम मामला बना हुआ है। साहब आप क्या कहेंगे? अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहूँ तो ये
तनाज़े का शिकार रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौर से ही इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात, मुख्तलिफ तनाज़ात से वो दो चार रहे। सबसे बड़ा मामला ये रहा कि इनको रूस की मदद, हिमायत हासिल रही, जिसके नतीजे में वो इंतखाबात जीत पाए, ये बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो उनकी सूरत हाल सामने आ रही है, जो उनकी पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, ये कुछ और ही बता रही हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इनका कौन वाक़अतन मददगार आपको नज़र आ रहा है? यकीनन देखिए, हर ज़माने में बारहा अमेरिका की एक कदीम तारीख है। दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है अमेरिका, और दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने दुनिया पे जो है कायदाना रोल निभाना शुरू किया था, और वो दुनिया का एक बड़ा जो है लीडर के तौर पे, दुनिया के लीडर के तौर पे उसने अपनी साख मनवाई थी दूसरे जंग अज़ीम के बाद। और फिर धीरे धीरे जो है यूएसएसआर एक दूसरी बड़ी ताकत बना था दुनिया में, और फिर दुनिया दो क़ुत्ब निज़ाम में बट के रह गई थी। फिर अमेरिका ने अपनी साजिशों, अपनी मकारियों, अपनी पॉलिसियों और अपने जो है हथकंडों के ज़रिए यूएसएसआर के टुकड़े करवा दिए। चाहे उसने इसके लिए जिहादियों का इस्तेमाल किया, चाहे उसने इसके लिए इसने जो है तालिबान का इस्तेमाल किया हो, या और किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन अमेरिका ने अपनी क़यादत को, अपनी जो है दुनिया पे अपनी क़यादत को कायम और दायम रखने के लिए उसने बहुत सारे जो है साजिशें करके यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे जी। उसके बाद फिर से दुनिया अमेरिका को एक ताकतवर एक कायदाना सलाहियतों के मुल्क के तौर पे देखती थी, और दुनिया ने अमेरिका को जो है कायद तस्लीम भी कर लिया था गैर महसूस तौर पे। और इसी क़यादत के नतीजे में अमेरिका ने बहुत सारी जो है रेशा दवानियाँ अमेरिका की, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो जनूबी एशिया हो, चाहे वो और दीगर ममालिक हों, इसकी रेशा दवानियाँ जारी थी, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आलम इस्लाम को हुआ है, मशरिक़ वस्ता को हुआ है। आज मशरिक़ वस्ता तबाह ताराज है, तो अमेरिका की रेशा दवानियों की वजह से। आज इसराइल एक ताकतवर मुमलिकत है, तो अमेरिका की सपोर्ट की वजह से है, और अमेरिका की कायदाना जो है जो क़यादत को तस्लीम करते हुए यूरोप के अहम मुल्कों, जिसमें फ़्रांस और बरतानिया भी शामिल थे जी, इन अहम मुल्कों ने, जर्मनी भी जिसमें शामिल था, इटाली भी इसमें शामिल था, इटली, जर्मनी, फ़्रांस और बरतानिया भी अमेरिका के साथ साथ रहे हैं। ये अमेरिका की सन 2010 तक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज तक की पॉलिसियाँ थीं, और हमेशा ये कहा गया है कि सहूनी ताकतें, इसराइल जिसे चाहता है वही अमेरिका का सदर बनता है। लेकिन पहली बार एक अजीब सी जो है सिचुएशन देखने में आई थी अमेरिकी इंतखाबात में। आपने भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को अमेरिकी अवाम कबूल करने को तैयार नहीं थी, और फिर एक करिश्माती तौर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए, जबकि सारे तज्जिए, सारे अंदाजे, सारे जो है सारी रिपोर्टें और सारा सर्वे जी हिलारी क्लिंटन को अमेरिका का नया सदर करार दे रहा था। कहा यह जा रहा था कि ओबामा ने सियाफाम सदर की हैसियत से अमेरिका में एक तारीख रकम की, और हिलारी क्लिंटन पहली खातून सदर की हैसियत से एक नई तारीख रकम करने जा रही हैं। इस तरह की बातें आम इंतखाबात के दौरान देखने में आई थी। और फिर हैरत अंगेज तौर पे देखिए, ओबामा ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है। ओबामा ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ट्रंप की जीत पे हमें हैरानी हुई, हमारे लिए चौंकाने वाला नतीजा था। जिस तरह फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जो मतलब एक अपना ख्याल ज़ाहिर किया, अपना बयान दिया है कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों से हट रहा है और अमेरिका अब इजराइल नवाज हो रहा है, और इस तरह की पॉलिसियाँ उसकी फ़लस्तीनी काज को जो है नुकसान पहुँचाएंगी, तो फिर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीनी काज के लिए या फिर फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका कभी माजी में फ़ायदेमंद रहा है या हिमायती रहा है, तायदी रहा है? मतलब ये जो इनका बयान है, मतलब क्या मज़ीद शिद्दत आ रही है अमेरिकी पॉलिसी में? देखिए अभी तो खुल के ट्रंप तो खुल के आ गए हैं जी इसराइल की हिमायत में। और वो नताइज और आक़िब को जो है देखना नहीं चाहते जी कि इस खुल के की जाने वाली। अमेरिका अभी तक बहुत डिप्लोमेसी के तहत जो है काम किया करता था फ़लस्तीन के हवाले से जी। उसने अपने कुछ हवारी बना रखे थे मशरिक़ वस्ता में, जिनकी मदद से वो फ़लस्तीन के मामले को ठंडा करता रहता था जी। फ़लस्तीन की तहरीक को, मस्जिद अक्सा की आज़ादी की तहरीक को, या फ़लस्तीन को एक मुमलिकत के तौर पे जो है एक मुल्क के तौर पे चलाई जाने वाली तहरीक को ठंडा रखने में, दबाए रखने में, कंट्रोल में रखने में
अमेरिका हमेशा कामयाब रहा है। हम तारीख उठा के देखें 67 से लेकर आज तक फ़लस्तीन में हमास की भी जो है मुहिम जोई रही है, PLO के भी जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइली पॉलिसियों के ख़िलाफ़, इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के जो है नारों के साथ जो है ये कार्रवाइयाँ होती रही हैं। लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात के बहाने या किसी भी बहाने से इन्हें रोका जाता था। लेकिन अब आप देखिए इलेक्शन हलफ 20 तारीख को उन्होंने उठाया, 20 जनवरी को, लेकिन 17 जनवरी को ट्रंप का वाज़े बयान आया था कि हम अमेरिकी सिफारत खाना तल अबीब से बैतुल मक़दस में लाएंगे, यरूशलेम में लाएंगे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था और ये ऐलान किया था कि हम सिफारत खाना बैतुल मक़दस में मुंतकिल करके। यहाँ पर यकीनन उन्होंने बयान दिया, तो फिर इस बयान के पीछे पस मंज़रात क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ ऐसे ही मतलब एक इंतज़ामी मसला है या फिर ख़ास तौर पर जो है इस नहीं, बिल्कुल ख़ास को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? बिल्कुल ख़ास तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए जब से क्या ज़रूरत है कि जो है तेल अबीब से जो है वो यरूशलेम में मुंतकिल करे? क्या ज़रूरत आन पड़ी अमेरिका को? देखिए इसराइल दुनिया के लिए इश्तियाल दिलाने वाली बात? यकीनन मुस्लिम दुनिया ही के लिए नहीं, फ़लस्तीन के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि यरूशलेम को फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत मानता है। 67 की जंग के बाद इसराइल ने यरूशलेम के आधे से ज़्यादा हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था। ये एक अहम तरीन शहर है, एक तारीख़ी शहर है, एक कदीम शहर है, एक मजहबी हैसियत है इस शहर की, एक अज़मत है एक शहर की, एक तक़द्दुस है एक शहर का, और ये शहर फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत हुआ करता था। लेकिन 67 की जंग के बाद इसराइल ने एक मुख्तसर जंग के बाद यरूशलेम में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद से ही इसराइल ये दावा करता है कि यरूशलेम अपना इसराइल का दारुल हुकूमत है, जबकि फ़लस्तीन का भी ये दावा है कि यरूशलेम फ़लस्तीन का हमेशा से दारुल हुकूमत रहा है और आगे भी दारुल हुकूमत रहेगा। ये तनाज़ा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इजराइल खुद ये बताए कि उसकी रियासत जो खुद बिल्कुल फ़लस्तीनी तो साफ अल्फाज में कहते हैं कि इसराइल नाजायज़ है, बिल्कुल, और उसको ना हम तस्लीम करते हैं ना ही हम इसको एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करेंगे। तो ये फ़लस्तीनियों का दो टोक जवाब है बाकी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को भी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा दो मुमलिकती हल की सरतोड़ कोशिश करता रहा है इन 70 सालों में, इन 60 सालों में। जब से भी ये हालात हुए हैं, जब से इसराइल इस खित्ते में जो है एक क़ुव्वत बन के उभरा है या इसने एक जबरन जो है एक बड़े इलाके पे कब्ज़ा किया है, एक नाजायज़ मुमलिकत उसने जब से कायम की है, उस वक्त से ही ये एक जो है बहुत बड़ा मसला बन के उभरा है और इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ज़ेर दौरान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर देखिए अलमिया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी से, बहैसियत सदर हलफ बर्दारी से महज 3 दिन पहले ये ऐलान किया कि हम अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करेंगे। तो इस तरीके से इसराइली सिफारत खाना, इस तरीके से अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानता है और इसराइल के कास की हिमायत करता है। यही इसका मैसेज यही था, खुला मैसेज यही था। उन्होंने इंतखाबात के दौरान भी यही कहा था कि हम इसराइली जो है कास की हिमायत करेंगे और इसराइल की हर जो है महाज पे हम इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे। और फिर इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सदारत संभालने के फौरी बाद उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म से फ़ोन पे बात की, उन्हें जो है अमेरिका आने की दावत दी। और फिर देखिए दूसरा अलमनाक पहलू ये है कि अपनी इंतज़ामिया को उन्होंने कह दिया है कि सिफारत खाना मुंतकिल करने के प्रोसेस का आगाज़ कर दिया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के नौमुंतखब डोनाल्ड ट्रंप सदर की और साथ ही साथ इनकी जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, जो इनके बयानात सामने आ रहे हैं, जो इनके और इज़राइल के साथ जो बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हम बात ये भी करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की पॉलिसियों का ऐलान कर रहे हैं या फिर उनके जो इक़दामात या उनके जो बातें हैं वो जो सामने आ रही हैं, उसके असरात आलमी भी क्या होंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इब्तिदा में ये बात कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को रूस का बड़ा साथ है ढके छुपे अंदाज में,
लेकिन यहाँ पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के वक्त से अगर आज तक की सूरत हाल हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ नजर आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या अमेरिकी वो पॉलिसियां जो बहुत ही खुफिया अंदाज में, बहुत ही गैर महसूस अंदाज में सिर्फ अंजाम दी जाती थी, उसके असरात लोग देखते थे, लेकिन ये ऐसे सदर साबित हो रहे हैं जो खुलकर अपनी पॉलिसियों को या फिर अपने रुझान को या अपने झुकाव को जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शायद आप जो सफारत खाना की मुंतकिली का जो सिलसिला है उस हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस हवाले से भी बात कर रहा हूं। फिर नेतन्याहू को दावत भी दे रहे हैं, और फिर अगर हम बात करें तो मुस्लिम दुनिया के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात रहे हैं इंतखाबी मुहिम के मौके पर, जिस तरह से उन्होंने अपने बयानात दिए, अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। देखिए, ये जो यरूशलेम में सफारत खाना कायम करने की बात कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के कानून में 1995 में अमेरिकी कांग्रेस में कानून मंजूर किया गया था। उसमें ये बात कही गई थी कि इसराइल में अमेरिका का सफारत खाना यरूशलेम में होना चाहिए, और इसके बाद क्या है, हर 6 महीने में गैर महसूस तौर पर अमेरिका की जो भी हुकूमत रही, चाहे वो क्लिंटन की हुकूमत रहो, बुश की हो या ओबामा की हो, हर 6 महीने बाद उसे तौसी दी जाती रही कि हालात नहीं है, बाद में जो है इसका कुछ किया जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो और लेकिन आज वाज़े तौर पर आज क्यों किया जा रहा है? ठीक है, उस वक्त जो है सिर्फ एक तजवीज़ के तौर पर इसको रखा गया, इसको मतलब अमली जामा नहीं पहनाया गया, तो आज वो कौन से हालात हो गए हैं जो अमली जामा पहनाने की बात हो रही है? देखिए, एक तो ये कि इस पर अमल करना उतना आसान नहीं होगा। आज ही मैं जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है उनका बयान आ रहा था, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तक इस ताल्लुक से कोई कतई फैसला नहीं किया गया। और अमेरिका की सदारती इलेक्शन में पिछले 20 साल से हम देखें तो हर सदारती मुहिम में किसी न किसी सदारती उम्मीदवार ने इस तरह के वादे किए थे कि इसराइल में अमेरिका का सफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल किया जाएगा। अब जो मौजूदा हालात की अगर हम बात करते हैं तो ओबामा और नेतन्याहू के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, और इसकी खास वजह, जो अहम वजह मैं समझता हूं कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी। और इसके अलावा जो ओबामा की हर पॉलिसी की नफी करने की इन्होंने ठान लिए ट्रंप ने, और मैं समझता हूं कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अगरचे वो जो आम तौर पर सहियोनी लॉबी होती है अमेरिका में, यानी उसके मुखालिफ हैं ये, और ये उतना आसान नहीं होगा। और यानी रशिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और देखिए कि ये बात अभी इतनी, जैसा कि मैंने कहा कि यानी व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि ये ऐसा होने जा रहा, यानी अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, और अगर ऐसा फैसला होगा, यानी ठोस सिलसिले में कोई कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं कि मौजूदा जो आलमी हालात बन रहे हैं उसमें पुतिन इसे रोकेंगे और इसके संगीन असरात भी पड़ सकते हैं। एक और इंतफादा शुरू हो सकता है, एहतजाज हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है। दुनिया भर में अमरीकी सफारत खाने हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, और दहशतगर्दी के, आप ये देखिए ट्रंप की पॉलिसियां जो भी आ रही हैं, मैं समझता हूं कि इनमें बहुत बड़ा तज़ाद है। आप एक तरफ कहते हैं कि इस्लामी दहशतगर्दी वगैरह की से लड़ने की बात करते हैं, और आप इस फैसले के जरिए खुद जो है आपकी नजर में जो दहशतगर्दी होती है उसे बढ़ावा देंगे। देखिए दुनिया में आज जो भी दहशतगर्दी वगैरह जो भी तशद्दुद हो रहा है, उसकी बड़ी वजह मैं समझता हूं कि 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि फलस्तीन का मसला हल तलब छोड़ दिया गया है, और दूसरा अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर का इन्वेजन हुआ था और उस पर अमेरिका ने जिस अंदाज में उससे निपटा था। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि हम जो है दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं करेंगे, और आप जो है ये भी कह रहे हैं कि आप यानी सफारत खाना मुंतकिल करेंगे। मैं समझता हूं कि ये यानी ये 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती। और आपको अगर वाकई यानी दिलचस्पी है कि दुनिया में अमन कायम हो, और ये आपने दहशतगर्दी से लड़ने की बात की, तो आपको चाहिए कि वो मुनसिफाना हल निकालें। कम से कम मौजूदा हालात में मुनसिफाना हल 2 रियासती हल हो सकता है, और आपको रेजिम चेंज के जो खेल अमेरिका बरसों से खेलता रहा है उस खेल को बंद करना होगा। तब कहीं जाकर आप जो है यानी दुनिया में अमन कायम करने, कम से कम आप जो अहदाफ आपने सामने रख रहे हैं वो हासिल हो सकते हैं। और मौजूदा जो बयानात अब तक की जो हालात पैदा हुए हैं, बिल्कुल इसमें तजाद है, और ये कोई मंजे हुए सियासतदान की बात नहीं है। आप सिर्फ ओबामा की मुखालिफत में ये सब कर रहे हैं, जो जैसा कि ओबामा केयर को बर्खास्त कर दिया आपने, और जो तिजारती मुआहदा था पैसिफिक मुल्कों के साथ उसे बर्खास्त कर दिया, ये सब कुछ हो रहा है। ओबामा से आपकी जो यानी मुखालिफत रही है, जिसको आप नापसंद करते थे, उसके असर में आप ये सब कर रहे हैं। वरना मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ठोस यानी ऐसे कि बिल्कुल
अमल करेंगे, ऐसी मुझे हालात नजर नहीं आते हैं। खासतौर पर इसमें रशिया का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जी सर साहब, आप क्या कहेंगे? फरासत साहब का ये कहना है कि मुमकिन है कि बहुत सारी पॉलिसियाँ ट्रम्प की वो आई हैं जो उन्होंने अपने सियासी हरीफ के खिलाफ उन्होंने की हैं। उनकी जो पॉलिसी थे उनको उन्होंने तर्क किया और एक उसकी ज़िद के तौर पर जो है उन्होंने अपने मौक़िफ़ को इख्तियार किया और उस हवाले से जो है गामज़न रहे। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरह से करारदाद मंजूर हुई बस्तियों की तामीर के हवाले से, जिस पर रोक लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अब इजराइल फिर नई बस्तियां तामीर करने का आगाज़ कर चुका है, क्या हम इसको ट्रम्प से जोड़ सकते हैं? यकीनन इसराइल खुद ये कह रहा है कि अब हालात वो नहीं हैं। इसराइल ने खुद ये कहा है, इसराइल के वज़ीर दाखिला का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हालात वो नहीं हैं, अब हमें नई बस्तियां बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर बाज़ाब्ता जो है 556 मकानों के लिए बाज़ाब्ता 566 मकानों के लिए बाज़ाब्ता जो है कार्रवाई, मतलब तामीराती काम शुरू कर दिए गए हैं, जिसको हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि इसराइल ने अपनी, मतलब ये कि देखिए बार बार ये कहा गया था कि अगर आप यहूदी बस्तियां यरूशलेम में, ग़र्ब उर्दन में और फिर मगरबी किनारा के, ये ग़र्ब उर्दन मगरबी किनारा का इलाका है, मगरबी किनारा के इलाकों में और यरूशलेम के उन इलाकों में जो फ़लस्तीनी ज़ेर कंट्रोल हैं, उन इलाकों में अगर आप यहूदी बस्तियां बसाने की कोशिश करोगे या अपनी यहूदी बस्तियों को वसअत देने की कोशिश करोगे तो हालात फिर कशीदा होंगे और मुज़ाकरात की जो राहें हैं वो एक बार फिर मजदूद होंगी। ओबामा ने भी बार बार कहा था, हर ज़माने में इन 8 सालों में ओबामा ने यही कहा था कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच मुज़ाकरात में अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है तो यहूदी बस्तियां हैं। यहूदी बस्तियों का मसला बहुत ज़माने से अक़वाम मुत्तहिदा खुद जो है यहूदी बस्तियों को नाजायज़ करार देता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इन बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया है। बान की मून ने बार बार अपने, जब वो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे अक़वाम मुत्तहिदा के, सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, तो उन्होंने बार बार कहा था कि सबसे पहले इसराइल को नई बस्तियां बसाने के मंसूबों को तर्क करना होगा, जबकि इसराइल की मुसलसिल एक कोशिश है कि नई बस्तियां बसाई जाएं। देखिए अगर तारीख आप उठा के देखें तो कहा जाता है कि 1915 में सबसे पहले फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियां बसाने के लिए यहूदियों को वहां भेजा जाता रहा है। पहले बस्तियां बसाई गई, बाद में मुल्क बनाया गया। तो इसराइल 1915 से लेकर आज तक अपनी उसी पॉलिसी पे कारबंद है, वो अपनी उसी पॉलिसी पे कारबंद है और वो ये समझता है कि हम जब तक बस्तियां बसाएंगे नहीं, जब तक हम यहूदियों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ला के यहाँ नहीं बसाएंगे, उस वक्त तक अपने मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकते। हो सकता है इसी मंसूबे के तहत वो बस्तियां बसाना चाहता हो, लेकिन जो कुछ भी हो ये एक इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल ने 67 से लेकर आज तक हर महाज पे हर तरीके से उसने इश्तियाल अंगेज़ी की है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भी, आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ भी उसने इश्तियाल अंगेज़ियाँ की हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। जी फरासत साहब, अगर ट्रम्प के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अमेरिका की चाहे कोई भी सदर रहा हो या फिर कोई भी हुकूमत रही हो, ये कहा जाता है कि इसराइली लॉबी जो होती है, जो यहूदी जहन होता है, वो कार फरमा होता है उसके पीछे। तो फिर यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं कि ट्रम्प भी क्या आलाकार हो सकते हैं। अगरचे कहा जा रहा है कि रूस से उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं शख्सी तौर पर, तो यहाँ पर इस मामले को आप किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे आप? अगर हम इस गहराई से जायज़ा लें कि वाक़अतन इजरायली जो लॉबी है, सहयूनी जो लॉबी है, यहूदी जो जहन कार फरमा होता है किसी भी अमरीकी सदर या अमरीकी हुकूमत के पीछे, तो आप क्या कहेंगे बिलखुसूस ट्रम्प का जो अभी जो सूरत सामने इनके आ रही है, इनका जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है? ये देखिए बिल्कुल एक दुनिया के सामने एक नया टेस्ट केस आ रहा है। ये बात किसी से ढकी चुकी नहीं है कि ट्रम्प जो है बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, वो यहूदी आदमी के लॉबी के भी आदमी नहीं है, मैं समझता हूँ। क्या ये जाने अनजाने कहीं ना कहीं मतलब आलेकार बन सकते हैं?
देखिए, ट्रंप के आने से एक बहुत बड़ा दुनिया में चेंज आ रहा है, एक नई दुनिया बनती नजर आ रही है, एक नया निजाम बनता आ रहा है। ये निजाम कैसा रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़े दिलचस्प हालात जो है यहाँ पर पैदा होते नजर आ रहे हैं। और ट्रंप साहब, यहाँ पर यह भी होता है कि जो गैर संजीदा होता है उसको इस्तेमाल भी किया जाना आसान होता है। अगर कोई गैर संजीदा है तो उसके जज्बात को लेकर यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो इसराइल के क़याम के वक्त भी एक फैक्टर था और उसी की वजह से बना। और अमेरिका में इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसों से दहों से लॉबी काम कर रही है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात बन गए हैं, देखिए अमेरिका अब दुनिया की एक वाहिद ताकत की हैसियत से बाकी नहीं रहा है। यहाँ पर दुनिया के दो बड़े प्लेयर्स और आ चुके हैं, और वो है रशिया है और चाइना है। इन हालात में मैं नहीं समझता कि यहूदी लॉबी या अमेरिका का सदर अपने तौर पर दुनिया को चला सकता है। ये बहुत चेंज दुनिया में आने वाला है, और ये जितने भी मामला हैं, देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल केक वॉक है और जो है वो फैसले करते जाएंगे यहूदी लॉबी के असर में, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल देखिए अब कई इनके मामला में तजाद है। मिसाल के तौर पर देखिए कि उन्होंने जो इसराइल में जिस शख्स को अपना ये बनाया है, अपना जो सफीर मुकर्रर किया है, फ्रेडमैन नाम है उसका, वो एक कट्टर सियोनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप और जो जैसा कि हम जानते हैं कि वो यहूदी बस्तियों की तामीर का कट्टर हामी है, देखिए, लेकिन आप दूसरी तरफ जो है जो फलस्तीनी मुजाहिमत वगैरह का जो इक्वेशन है उसमें जो है आप मुदाखलत ना करने की बात करते हैं, और आप जो है रशिया की तरफ भी आपका झुकाव है। आपने जिस शख्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है वो पुतिन का खास आदमी है, टिलरसन है, वो रशिया का आदमी है। तो ये बिल्कुल तजाद है। और आप जो है रशिया के इत्तेहादी ईरान है, और आपने जिस शख्स को वजीर दिफा बनाया है वो ईरान का कट्टर मुखालिफ समझा जाता है, जैसे जेम्स माटिस नाम है उनका, और मैड डॉग भी कहा जाता है उनका जो करियर रहा है फौजी। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल तजादात भरी पॉलिसी है, और इनका कोई वाज़ेह ज़हन इस वक्त नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता मौजूदा आलमी हालात में कि आप अपनी मनमानी करें या सियोनी लॉबी अपनी मनमानी करे। रशिया यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर, और कदम कदम पर उसे रोकेगा। और खुद देखिए अमेरिका में ट्रंप ऐसी शख्सियत है, वो बेलगाम आदमी है। आप जो है ये बिल्कुल एक अलग, जैसा मैंने कहा, टेस्ट केस है, और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और कंट्रोल करने के दूसरे कई फैक्टर्स हैं जिनमें रशिया भी है। सियोनी लॉबी के असर में वो ऐसा कोई आंख बंद करके आने वाले नहीं है। उनके जो हालिया बयान थे वो सिर्फ और सिर्फ ओबामा की मुखालिफत में मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ इतना आसान नहीं हुआ। ये नहीं कि आजकल में जो है अमेरिका में सफारत खाना बन जाएगा, ऐसी बात मुझे तो होती नजर नहीं। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि मुस्लिम दुनिया और आलम अरब को लेकर अमेरिका की जो साबिक में माजी में जो पॉलिसी रही, जो ताल्लुकात रहे, क्या ट्रंप इसमें कुछ तब्दीली लाएंगे? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आलमी ट्रंप ने जो अपनी उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी बार बार कह रहे थे कि वो अमेरिका को आलमी जो बहरान है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन देखिए अब तक जो है दुनिया में जितने भी मामला अरब ममालिक में ये रेजीम चेंज, जो हुकूमतों की तब्दीली, निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का अमेरिका का बहुत पुराना खेल है, और उसकी उसके एवज उसने बहुत सारी जहां पर उसका दबदबा रहा वहां उसे नुकसानात भी उठाने पड़े। देखिए ईरान में 50s में जो है मुसद्दिक एक जमहूरी हुक्मरान थे, उन्होंने कुछ अपने ईरान के मफादात में कुछ फैसले किए थे, उसके नतीजे में अमेरिका और बरतानिया को नागवार गुजरी और मुसद्दिक को हटा दिया गया। मैं समझता हूँ कि ईरान का जो 1979 का इनकलाब है, अगर मुसद्दिक को नहीं हटाया जाता तो ईरान का इनकलाब भी नहीं होता था। तो बहरहाल अगर आप मुदाखलत नहीं करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो असरात मैं देख रहा हूं वो ये है कि मौजूदा जो हालात बने हैं उनमें जो सऊदी अरब जो रिवायती तौर पर जीसीसी मुल्क वगैरह हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम थे और दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। लेकिन मौजूदा हालात में जब अगर वो मुदाखलत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हालिया अर्से में हमने देखा कि सीरिया के मामले में, एलेपो में और मिडल ईस्ट के बहरानों में ईरान, रशिया और सीरिया का ब्लॉक फातेह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो फतूहात रहेंगी वो और मजबूत होंगी, और बहरहाल मजमूई तौर पर इन हालात के नतीजे में आलम इस्लाम में खूनरेजी वगैरह कम होना चाहिए। और जहां तक बात यह है कि दो रियासती हल की, आप कब तक आखिर दो रियासती हल से बचते रहेंगे? और देखिए आप
आप आखिर देखिए, आप अगर आपके पास आज नहीं तो कल 2 रियासती हल के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप नहीं बनाएंगे और आप ग्रेटर इस्राइल की बात करते हैं, आखिर आप किन लोगों पर हुकूमत करेंगे? वहां पर आबादी यहूदियों की तो मुसलमानों को आउटनंबर करने वाली नहीं। आखिर कब तक? देखिए, मुसलमानों ने इतने बरस इंतजार किया, कुछ और बरस इंतजार कर सकते हैं, कई और कुर्बानियां दे सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल अगर आप दुनिया में अमन चाहते हैं, अगर आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ दुनिया में फिरना चाहते हैं, तो मगरबी ताकतों को, अमेरिका को, इसराइल को, यानी मुनसिफाना तरीके से मुसलमानों के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा और उन्हें उनके मामलात उन पर छोड़ देने पड़ेंगे। एक ट्रंप की एक बेहतर बात यही है कि वो मुदाखलत की पॉलिसी यानी से बाज आने की बात कहते रहे हैं, और मौजूदा हालात में मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, और उनके पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। साहब, अगर हम देखें तो ट्रंप की जो शख्सियत है या फिर उनका जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो अब भी मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात के दायरे में नज़र आ रहा है। मतलब वो वाज़े तौर पर वो खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं। यकीनन ये एक तरफ वो कभी एक बात करते हैं और फिर दूसरे वक्त दूसरी बात करते हैं। अगर हम रूस की बात करते हैं तो फिर रूस के हवाले से जो उनकी दोस्ती होती है, मतलब एक अजीब से उनके बयानात और अजीब सी पॉलिसी नज़र आ रही है। लेकिन बिलखुसूस इजराइल के हवाले से वो अब नज़र तो ये आ रहे हैं कि वो नवाजिशात जो अमेरिका की साबिक़ में माजी में हुआ करती थी, उससे बड़े इजराइल नवाज लग तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम देखते रहे हैं, हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा ये कहा जाता रहा है कि इससे होने लॉबी जो है अमेरिका में इलेक्शन पे असरअंदाज होती है। जिस तरह से फिरासत साहब कह रहे थे कि वो गैर संजीदा तबीयत की और एक जज्बाती तबीयत के हामिल शख्सियत है, तो फिर सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इस तरह के लोग अक्सर व बेशतर एक नफ्सियाती एतबार से किसी ना किसी के अलाकार भी बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एक सदर, एक शख्स को जो है, एक शख्स अपने जहन से पूरी दुनिया के मसाइल को हल नहीं कर सकता। अमेरिका की सदारत का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं है। अमेरिका के सदर और वो भी शख्स जो सियासी दूर अंदेशी से नावाकिफ है, जो बस महज एक बिजनेसमैन है, जो सियासत का, जिसको जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत का। देखिए, बार बार इलेक्शन के दौरान यही कहा गया था कि ट्रम्प को सियासत का एक्सपीरियंस नहीं है और ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और इब्तदाई इन 6 दिनों की अगर हम बात करें, 4 दिनों की हम बात करें, हलफ लेने के बाद 20 तारीख को उन्होंने हलफ लिया, 21 तारीख से उन्होंने अपना काम शुरू किया बहैसियत सदर। तो इन 4 दिनों की भी अगर हम बात करें तो आप देखिए इन 4 दिनों में उनका रवैया किस तरह का रहा है। उन्होंने बरतानिया को भी ललकारा, फ्रांस को भी ललकारा, जर्मनी को भी ललकारा, और नागुज़ीनों के मसले पे भी उन्होंने तनकीद की। सिर्फ़ और सिर्फ तनकीदी और जारहाना उनका रवैया था। इसके जवाब में बरतानिया ने भी उन्हें, उनकी सरदनिश की, बरतानिया की वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ बयान आया, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर ट्रंप मुझे टोकते हैं तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। बिल्कुल, ये बरतानिया की वज़ीर आज़म का रिमार्क था। जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मेर्केल, वो भी एक बहुत बड़ी सियासतदान है और आलमी सियासत में उनकी बहुत जो है असर और रसूख है। उन्होंने भी साफ अल्फाज में कहा कि ट्रंप को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना ही हम ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे। फ्रांस के हवाले से उन्होंने रिमार्क किया तो फ्रांस के सदर जो हैं फ्रांसवा होलांद, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ट्रंप अपना काम से काम रखें और हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जो कभी अमेरिका का बिल्कुल साया हुआ करते थे। जी बिल्कुल, लेकिन चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे बरतानिया की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, इन तीनों मुल्कों के ताल्लुक से आप देखिए, तारीख उठा के देखिए आप, इराक, चाहे वो इराक जंग हो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो, चाहे वो किसी नौयत की जो है जंग रही हो, 80 के बाद से लेके हम अब तक की अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये तीनों मुल्क हमेशा से अमेरिका के शाना बशाना रहे हैं। और आज ट्रंप के आने के बाद इन तीनों मुल्कों ने ट्रंप की सरदनिश की है, अमेरिका की सरदनिश की है और अमेरिका पे तनकीद की है। तो इससे इसी सूरत हाल को देखते हुए और फिर ट्रंप ने जो है रेडिकल इस्लाम के ख़िलाफ़ सीधे कार्रवाइयों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि रेडिकल इस्लाम को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट हमले करने होंगे,
जिस तरह का उन्होंने इंतहाई जारहाना जो है बयान दिया है, इंतहाई इश्तियालंगेज़ भी इसे कहा जा सकता है, और आलमी पॉलिसियों के पूरी तरह से मुखालिफ बयान इसको कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आप देखिए, वो कहते हैं कि इसराइली सफारत खाना मुंतकिल करेंगे बैतुल मक़दिस में, हाँ, यरूशलेम में मुंतकिल करेंगे, और फिर उसके बाद वो इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पे भी बात करते हैं और उन्हें आने की दावत भी देते हैं। इससे इसराइल को इतना हौसला मिलता है कि वो अपनी बस्तियों की जो है बाज़ाब्ता तामीर शुरू कर देता है, जो रुक गई थी। जो एक करारदाद के बाद उसी फ्रांस में, पेरिस में, आपको याद होगा कि 15 दिन पहले एक करारदाद मंजूर की गई थी। 70 मुल्कों के नुमाइंदे इस इजलास में मौजूद थे और इस करारदाद में बाज़ाब्ता इन बस्तियों के ख़िलाफ़ जो है एक दस्तावेज़ पेश की गई थी, एक करारदाद पेश की गई थी, जिसको अमेरिका ने भी वीटो नहीं किया था। ठीक। और ये करारदाद पूरी इत्तेफाक के साथ मंजूर की गई थी और इसराइल ने इंतहाई जारहाना रवैया अख्तियार करते हुए कहा था कि हम इस करारदाद को नहीं मानते। ठीक। तो करारदाद की मंजूरी का यही मकसद था कि आगे इसराइल इस तरह की जारहाना कार्रवाइयाँ ना करे, आगे इसराइल अपनी जारहियत से रुके। लेकिन ट्रंप के से हौसला पाने के बाद इसराइल ने न सिर्फ अपनी बस्तियां बसाने शुरू कर दी हैं, बल्कि वो अमेरिका आने की भी जो है पूरी तैयारी कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 20 तारीख के बाद ट्रंप ने पहला कॉल इसराइल को किया। ठीक। इसराइल के वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की और उन्हें अमेरिका आने की दावत दी, और खबर ये आ रही है कि आज रात 10:30 बजे के बाद ट्रंप वज़ीर आज़म मोदी, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन करने वाले हैं और वो मोदी से बातचीत करेंगे। अब मोदी के साथ किस नौइयत की बात होगी, किस किस्म की बात होगी, किस तरह की बात होगी, ये देखने वाली बात है। नाज़रीन, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब दिल्ली से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी पॉलिसियों की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत से प्रोग्राम हमने किए लेकिन बात कुछ नई और तब्दील सी नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि रूस की हिमायत हासिल नहीं बल्कि हिमायत इजराइल से मिल रही है, और भरपूर हिमायत है। यकीनन हर अमरीकी सदर या अमरीकी हुकूमत के पीछे इजरायली लॉबी ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि रूस से मुताल्लिक़ जो बातें हैं वो गलत साबित हो रही हैं। जो झुकाव डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल की तरफ है वो कुछ और ही इशारे दे रहा है। देखिए, शायद आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि भले ही पुतिन की बात करें, भले ही हैकिंग की बात करें या रूस की बात करें या ट्रंप की नीतियों के बदलने की बात की जाए, मैंने हर बार अपनी डिबेट में ये बात पॉइंट आउट की है कि वहां पर 50 स्टेट में से जो 100 सेनेटर चुन के आते हैं उनमें से 70 से 72 यहूदी होते हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो नीतियां बदलने देंगे, क्योंकि वहां का कानून बनाने का काम वो करते हैं, जज चुनने का काम वो करते हैं। ये तमाम चीजें अगर वो करते हैं तो आसानी से ट्रंप अपनी किसी भी नीति को रूस या चीन या किसी के दबाव में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वहां की मशीनरी जो है वो एक यहूदी लॉबी ऑपरेट करती है। तो शायद वो आज आप उसी की हिमायत कर रहे हैं और साबित हो रहा है कि जो कुछ सामने आ रहा है वही है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसमें नया कुछ भी नहीं है। मगर मैं यहाँ ये बता दूं कि इतना बहुत है कि ट्रंप की जो जबान है या ट्रंप के जो इरादे हैं वो सब नॉन पॉलिटिकल हैं, वो नॉन बिजनेस नहीं। भाई साहब, यहाँ पर ही मेरा इख्तलाफ है। मैं यहीं पर इख्तलाफ करता हूँ कि जो हम ट्रंप की शख्सियत के हवाले से, ट्रंप के बयानात के हवाले से, ट्रंप की जो एक तबीयत है उस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यही तबीयत उस लॉबी का एक आला है, एक आलेकार के तौर पर, एक अपने हथियार के तौर पर बाज़ाब्ता मुंतखब किया गया है? नहीं, बिल्कुल बाज़ाब्ता। याद होगा कि हमने ये भी कहा था कि जिस तरह से धार्मिक उन्माद इस वक्त अमेरिका के उरूज पर है, तो वो हालात जो है वो ट्रंप की जीत के रूप में सामने आ सकता है, जो कि आया। तो यकीनन एक चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, जो अभी क्योंकि ट्रंप ने गद्दी संभाली है, एकदम उनको सब चीजें हैंडओवर की नहीं की जाएंगी, क्योंकि तमाम दुनिया भर में जो है उसका विरोध हो रहा है। कुछ सीक्रेट मिशंस होते हैं जिन्हें अभी ट्रंप तक पहुंचने में वक्त लगेगा, और वक्त लगते लगते
ये बात हमें देखनी होगी कि ट्रंप, जब वो जानकारियां जो असल होती हैं जब ट्रंप तक पहुंचेगी, वो ट्रंप उसके बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि ट्रंप जिस रेडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, दरअसल वो रेडिकल इस्लाम नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिएटेड एक शगुफा है जो अमेरिका का है। और जो रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं वो अमेरिकी समर्थक हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरी किसी भी लॉबी को समर्थन करने वाले ना आतंकवादी हैं, ना रेडिकल इस्लाम के मानने वाले हैं, ना युद्ध का समर्थन करने वाले हैं। ये तमाम अनासिर जितने भी हैं वो अमेरिका की अपनी लॉबी के हैं, वो CIA से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सऊदी अरब से इस तरह के अनासिर हों या फिर दूसरे तमाम मामला जो है वो इराक से हो, लीबिया से हो, जो अनासिर खास तौर से जुड़े हुए हैं और जो रेडिकल इस्लाम के नाम पे इस्लाम को बदनाम करवा रहे हैं, वो तमाम एजेंट हैं अमेरिका के। और जब ये हकीकत जो है अमेरिका को अगर ट्रंप को पता चलती है, उसके बाद एक्चुअली का रिएक्शन क्या होगा वो देखने वाला होगा। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जिस तरह की बयानात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह से दिखाने की या खुश होने की कोशिश कर रहा है, ये सब मुझे लगता है कि ये दूरअंदेशी बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त चीन और रूस की तहवील में है, उनके साथ खड़ा हुआ है, और अमेरिका के साथ अगर वो दुश्मनी का नाटक इस वक्त करता है तो ये संपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि चीन और रूस उसको और ज्यादा मदद करें और वो भारत के साथ सामने टकराने के लिए और बड़ी ताकत बनकर उभरे। और इसका नुकसान जो है डिप्लोमेटिक तौर पर भारत को होने वाला है। अगर ट्रंप जो है पाकिस्तान को थ्रेट देता है या वहां जो जिस तरह से अपनी तहवील में लेके पूरी तरह से अमेरिका चलता आया था और वहां की नीतियां अमेरिकन मामलों को ही प्रोटेक्शन भी करती थी, फॉलो भी करती थी, अगर वो पूरी तरह से अगर यकीन ये खो देता है ट्रंप के पाकिस्तान के साथ वो कुछ ऐसा व्यवहार करने वाला है कि पाकिस्तान के साथ नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 15 से 20 साल में पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा अपना अलाई अमेरिका घोषित करता आया है। और आज अगर इसको बदलता है इस स्टैंड को, तो निश्चित रूप से चीन और रूस जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े हैं, जो हथियार देने के लिए तैयार है। वहां राहदारियां बना दी गई है, इकोनॉमिकल जो है उनको सपोर्ट मिल रही है, और इसी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के आ रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान के हित में कतई भी नहीं है। क्योंकि ये भी मान लीजिए कि ट्रंप आज की तारीख में अमेरिका और रूस के चीन और रूस के ये ऐलान करने के बाद कि हम इस वक्त दुनिया की ताकत हैं, जो कि वो साबित कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर में, जो कि वो उन्होंने साबित किया है। साहब यहाँ पर मैं मसले फलस्तीन के हवाले से जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे मसले फलस्तीन के हवाले से? क्या इजराइल अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपने जो हतमी अपने आखिरी नौयत की जो अज़ाइम है, जो मंसूबे हैं, उनको तकमील करने की कोशिश करेगा ट्रंप के टेन्योर में? क्या ऐसे आसार आप देखते हैं? चूंकि इजराइल जिस तरह से एक बड़ी ही जारहाना अंदाज में जो आगाज किया है उसने, तो और फिर जो उसका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है बस्तियों को बसाने के हवाले से और फिर दीगर मामलात में, तो आप क्या कहेंगे? क्या ट्रंप एक ईंधन साबित कर रहे हैं? मैं इस बयान में कॉन्ट्रोडिक्शन देख रहा हूं, क्योंकि उसमें वजह यह है कि एक तरफ ट्रंप बयान देता है कि हम रूस के साथ आतंकवाद के खिलाफ जो है पूरा रूस को समर्थन देंगे, दूसरी तरफ अगर वो कहता है कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे, तो बेसिकली मोसाद और CIA की जो एजेंसी है वही आतंकवाद का कैंपेन चला रही है। आप उनके पास ड्रोन आते हैं तो कहाँ से आते हैं? वो अमेरिकन होते हैं या इजरायली होते हैं या ब्रिटिश होते हैं। अब उनके पास जो जहाज है, हथियार है, वो कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, अगर आलम इस्लाम या सहाफत जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका को की नजर से बाहर है, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ अंधे बहरे गूंगे मुसलमानों की नजर से बाहर है कि उनको हथियार देने वाला सिर्फ अमेरिका है और इजराइल है और ब्रिटेन है। तो ये जो वहां हमले हो रहे हैं या जो दाइश वहां खड़ा है, वो सब अमेरिकन पॉलिसी का एक हिस्सा मात्र है। और वो ये अगर ट्रंप इस तरह के बयान दे रहा है, इनकी कोई मायने इसलिए नहीं है क्योंकि रूस जो है वो बशारुल असद को बचा चुका है, अमेरिका को वहां हरा चुका है। अमेरिका हार के नजदीक जितनी तेजी से ट्रंप वायलेट करेगा, उतनी तेजी से दुनिया की जड़ों में से अमेरिका को निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका बदतरीन हालत में होगा। खुद यूरोपियन कंट्रियां जो हैं उससे भयभीत हैं। वो यूरोपियन कंट्रियां जो हैं वो छटक कर जब सब जो है चीन और रूस के पाले में आपको आते हुए नजर आएगी। अगले आने वाले दिन अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों और नए दोस्तों के लिए बहुत बुरे हैं। जी
सर साहब, यकीनन जो कोई अमेरिका का दोस्त है या फिर दोस्ती पुरानी रही है तो उसके लिए काफ़ी ख़तरात है। यहाँ पर मैं इजराइल ही की बात करूँगा कि क्या इजराइल, अमेरिका यकीनन अपनी जो साख है पुरानी, जो उसकी जो ताकत थी, वो सब कुछ अपना रोल खो रहा है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इजराइल के हवाले से क्या इजराइल चाहेगा, इजराइल की हार होगी यकीनन अगर अमेरिका शिकस्त खाएगा, अमेरिका को नुकसान होगा तो इजरायली लॉबी जो है वो शिकस्त खुर्दा होगी। तो क्या वो उतनी ही शिद्दत से उठने के लिए भी कुछ नई मामलात सामने लाएंगे दुनिया के सामने और कुछ नई साजिशें होंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि जो है साजिशें नहीं होती हैं। हर ज़माने में हर सिचुएशन के हिसाब से जो है हालात बदलते हैं, तो उन हालात से निमटने या हालात को बदलने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात सामने आते हैं। अब देखिए सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप ने सीधे सीधे ऐलान किया कि सिफारत खाना मुंतकिल करेंगे जी। सीधे सीधे उन्होंने ऐलान किया कि हम इसराइलियों की ख्वाहिशात के तहत हम इसराइल का तावन करेंगे जी। और फिर दूसरी बात उन्होंने अभी हमने देखा कि कैसे उन्होंने आलमी तिजारती माहदे को ख़त्म कर दिया और फिर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि हम ईरान के साथ जौहरी माहदा भी ख़त्म कर देंगे जी। और फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम जो है यूरोप के साथ उसी वक्त हम अपनी दोस्ती को बनाए रखेंगे जबकि फ़ायदा अमेरिका का हो। जब तक अमेरिका, जैसा कि उन्होंने नारा दिया पहले अमेरिका जी, तो वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका को फ़ायदा नहीं होगा उस वक्त तक वो किसी भी मुल्क के साथ किसी किस्म के दोस्ताना ताल्लुकात हों या फिर दिफाई ताल्लुकात हों या फिर दिफाई ताउन की बात हो, किसी भी किस्म के ताउन को वो उस वक्त तक किसी मुल्क के साथ जारी नहीं रह सकते जब तक कि अमेरिका का इसमें फ़ायदा ना हो, रास्त फ़ायदा ना हो। तो इस तरह के बयानों के बाद खुद यूरोप में, खुद अमेरिका में दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि इस तरह का ये जो रवैया है ट्रंप का, ये अमेरिका को दुनिया में इक्का व तन्हा कर सकता है, इक्का व तन्हा कर सकता है। और जब अमेरिका इक्का व तन्हा हो जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में रूस और चीन इस दुनिया की क़यादत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक मानो में ये अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। भाई साहब, आखिरी सवाल करूंगा, 1 मिनट में जवाब चाहूँगा। यकीनन अगर दहशतगर्दी के हवाले से कहा जाता है, अमेरिका पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि वो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर रहा है और पुष्ट पना रहा है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई ताकत ज़वाल पजीर होती है तो फिर दूसरी ताकत भी सामने है। अगर हम चीन और रूस की बात करें तो फिर अब चीन और रूस को आने वाले दिनों में क्या दहशतगर्दी का मज़ीद इसके नुकसानात या तबाही से आगाह रहना होगा या फिर वाक़तन दहशतगर्दी में कमी आएगी? क्या कहेंगे आप? देखिए जंग में अगर कोई हारता है तो फिर जंग से हटकर जो मामलात होते हैं उसके लिए भी तैयार रहना होता है। अगर कोई जंग में हार चुका है तो फिर उसके बाद के जो मामलात हो सकते हैं उससे किस कदर आगाह रहना होगा सारी दुनिया को? मैं नई जानकारी आपको दे रहा हूं कि उज्बेकिस्तान की तरफ से और भाई साहब बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप 40 सेकंड में कहें कुछ। जी। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की तरफ से ये खसा जाहिर किया गया है, बल्कि एक रिपोर्ट जाहिर की गई है कि दाइश के लगभग 15 से 20 हजार लोग जो हैं वो सीमाओं पर जमा हो चुके हैं जो ISIS के हैं। यानी एक तरह से तैयारी जो वहां से खाली कर दिया गया इराक और सीरिया से, उस तरह की तैयारी को रूस के किनारों पर और इस तरह पर लाने की कोशिश जरूर की जा रही है अमेरिका की। मगर ये मान के चलिए कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि आने वाले दिन इजराइल के बुरे होंगे, आने वाले दिन अमेरिका के बुरे होंगे, क्योंकि यूरोपियन जनता जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके अमेरिका की और ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हो जाएगी, जिससे अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये था कि अगर यूरोप है तो अमेरिका है, अमेरिका इसमें अगर कोई रोल अदा करता था तो ये था कि तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं वो उसका बिल्कुल निशाना बसाना साथ निभाते थे। आज अगर अमेरिका के अलाई टूट जाते हैं और चीन और रूस के अलाई लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आने वाले वक्त जो है वो चीन और रूस का होगा। और अमेरिका की इतनी ताकत अब नहीं बची है कि चीन का या रूस के जो उसके जौहरी हथियार हैं या उसके तमाम दूसरे तकनीकी हथियार हैं या उसकी जो रडार सिस्टम है या तकनीकी जैमर्स हैं, उनका मुकाबला करने की ताकत अब अमेरिका के अंदर नहीं है। ये वक्त अब अगले 3 साल में दुनिया समझ जाएगी कि अमेरिका से चीन और रूस बहुत आगे जा चुके हैं और यकीनन जो लोग अमेरिका की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं उन आप बुरे हालात और बदतरीन हालात में उनको देखेंगे, जिनमें से इजराइल भी एक होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब। जी शुक्रिया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, आज हमने बात की अमेरिका और अमेरिका के सदर की और अमेरिका की नई बदलती पॉलिसियों की, किस तरफ जाएंगे हालात, यकीनन अमेरिका में अंदरूनी तौर पर क्या हालात होंगे, और फिर अमेरिका कि अब जो नई नवाजिशात हो रही हैं इजराइल को लेकर, इसके असरात बिलखुसूस मसले फ़लस्तीन पर क्या होंगे, और आलमी सतह पर यकीनन दुनिया को अब किस तरह का सामना होगा, अमेरिकी पॉलिसियों के असरात दुनिया पर किस तरह से होंगे, ये यकीनन आने वाले वक्त ही का जो है हम देखेंगे। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुस्लिम दुनिया ट्रंप को लेकर किस तरह से अब कम से कम समझती है कि अमेरिका की पॉलिसियों का बाइकआउट किया जाए और मुस्लिम दुनिया एक मुत्तहद हो जाए और मसले फ़लस्तीन के हल के लिए वाक़अतन कोई ऐसी पहल हो जिसके ज़रिए मसले फ़लस्तीन का हल हो सके, और इज़राइल की जानिब से जो वहाँ पर जारी इंतहा पसंदी है, जारियत है, जुल्म है, इसका हल किया जा सके और इज़राइल का खला खमा किया जा सके। इसी के साथ उससे प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।